पढ़ा कि नाउ द रोड इज टुवर्ड्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एवोल्यूशन कैसे हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी, क्या उसकी प्रोसेस। उससे पहले हमने पढ़ा कि 1857 से लेकर किस तरह से स्ट्रगल की। 1857 इज आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया। किस तरह से वहां पे लोग इकट्ठे हुए इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर एटसेट्रा, एंड दे यूनाइटेडली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो फिर हमने वहां पे देखा कि 1857 से किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से जो पावर्स थे वो किस तरह शिफ्ट हो गए ब्रिटिश क्राउन की तरफ। ब्रिटिशर्स अब डायरेक्टली इंडिया में जो है रूल करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की, मुसलमानों को डिफरेंटली ट्रीट करने लगे, हिंदू को डिफरेंटली ट्रीट करने लगे। लेटर आहिस्ता आहिस्ता हमने पढ़ा फिर 1906 में मुस्लिम लीग कैसे बना, 1907 में हमने पढ़ा कि सूरत स्प्लिट कैसे हुआ, 1905 में हमने पढ़ा फॉर एग्जांपल वहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ। इसी तरह हमने कहा कि 1950 में महात्मा गांधी कैसे वापस आए। इसी तरह हमने वहाँ पे डिस्कस किया 1916 में कैसे जो है फिर एक बार फिर कांग्रेस की रीयूनियन हो गया, किस तरह से, क्योंकि वो डिवाइड हो गया था 1907 में सूरत स्प्लिट में कांग्रेस डिवाइड हो गया था इस कंसेप्ट में, क्योंकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स की अलग अलग सोच थी। तो कांग्रेस में दोनों एक साथ नहीं रह सकते थे, फिर उनका स्प्लिट हो गया जिसको हम कहते हैं सूरत स्प्लिट 1907 में। ठीक है, फिर हमने कहा कि 1916 में आप मेंशन कर किस तरह से कांग्रेस फिर रीयूनियन हुआ, किसने उसमें रोल किया था, एनआई बेसेंट। लेकिन हम चलते रहा फिर कैबिनेट इसी तरह जो है ये आगे बढ़ता रहा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेसिकली कि पार्टीशन जब हुआ इंडिया का, ठीक है, पार्टीशन जब अब तो पार्टीशन होना ही था, क्योंकि ब्रिटिश में इंग्लैंड में जब पहली बार जब वहां पे हुकूमत चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया जिसका नाम था क्लेमेंट एटली, वो बना वहां का प्राइम। तो उसकी सोच डिफरेंट थी, ही वांटेड टू गिव फ्रीडम टू द इंडियंस। उसके वो उस तरह से सोचने वाला नहीं था जो जैसे पहले ब्रिटिशर्स सोचने वाले थे, जैसे वो सोच। उसने बहुत सारी इस इनिशिएटिव्स ले लिए कि वी शुड डू द इंडियन इंडिपेंडेंस। उसके लिए उसने यहाँ पे एक वाइसराय को भेजा जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। किसका क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जब यहाँ पे आया उसने पहले जो यहाँ पे प्लान लाया उसको कहते हैं माउंटबेटन प्लान। When he introduced the Mountbatten plan, इस प्लान में क्या था बेसिकली, इस प्लान के अकॉर्डिंग उसने इंडिपेंडेंस देना था कि जितने हिंदुस्तान में जितने भी प्रोविंसेस हैं, क्योंकि ये इंडिया जो हम आज देख रहे हैं या पाकिस्तान देख रहे हैं या इंडिया देख रहे हैं, दिस वाज नॉट द यूनाइटेड लाइक दिस, इस तरह नहीं था, दिस वाज कंप्लीटली डिफरेंट। यस सर, यहाँ पे हर एक प्रोविंसेस का अपना अपना रूलर था। जैसे कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे अपना रूलर था जिसका महाराजा हरि सिंह था, ठीक है। इसी तरह देयर वर द 17 प्रोविंसेस, इन एवरी प्रोविंसेस देयर वाज देयर ओन रेस्पेक्टिव रूलर्स, ओके। तो माउंटबेटन व्हेन ही रीच्ड द इंडिया विद द प्लान, उसने कहा कि हर प्रोविंस को अपनी अपनी तरफ से आजादी दे दो, वो आजादी इंडिपेंडेंस जो है डिक्लेयर करेगा, उसकी मर्जी होगी वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, इंडियन यूनियन के साथ रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उनकी फ्रीडम देनी चाहिए। This plan was actually rejected by the Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru इसकी बहुत क्रिटिसाइज, उसने कहा कि अगर हम हिंदुस्तान को 16 स्टेट्स नहीं बना सकते, we want the united one, only one country, India and Pakistan, there should be only one country. हम इसको we cannot bear to divide the India into 17 provinces. ये हमारे लिए हजम की बात नहीं है। So what happened? तो इसको कहा गया डिक्की बोर्ड प्लान। ये याद है क्या नाम रखा गया इसका? डिक्की बोर्ड प्लान, इसका नाम रखा गया। इसी प्लान को जवाहरलाल नेहरू ने दूसरा नाम दिया बालकंस प्लान। क्या दिया? बालकंस प्लान। अब इस सवाल है कि बालकंस, क्योंकि इसीलिए तो है हम, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये सिविल सर्विस जब पढ़ोगे या जनरल स्टेट, आपको हर एक टर्म का बदलापना होना चाहिए। बालकंस प्लान क्यों कहा इसका? बाल्कनाइजेशन एक प्रोसेस थी, बाल्कनाइजेशन, जो कि ऑटोमन एम्पायर जब डिवाइड हुआ, ऑटोमन एम्पायर जब डिवाइड हुआ, उसको deliberately it was divided into many parts, so it will not get united again. इसको एक बार फिर हम यूनाइट नहीं करने देंगे, उसको बिल्कुल डिवाइड कर देंगे, बिखरा देंगे, ताकि फिर यूनाइटेड नहीं करेंगे, फिर एक साथ नहीं आएंगे। उस प्रोसेस को बाल्कनाइजेशन कहा गया था। क्या कहा गया था? बाल्कनाइजेशन। और जब यहाँ पे इसको 17 प्रोविंसेस में इंडिया को डिवाइड करने की कोशिश की गई, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था दिस इज द बाल्कन्स प्लान, ये प्लान हमें एक्सेप्ट नहीं है। ओके, समझ में आया? व्हेन दिस प्लान वाज रिजेक्टेड, जब इसको रिजेक्ट किया गया, लेकिन सुन अब ये प्लान कब आया था? मई 1947 में,
ٹھیک ہے. ڈکی برڈ پلان پہلا پلان جو ماؤنٹ بیٹن لے کر آیا تھا, ڈکی برڈ پلان جس کو اس نے بالکنز پلان کہا تھا, it came into India May 1947. When it was rejected, immediately another plan was made by the Mountbatten. ٹھیک ہے. لو دوسرا پلان, what was the another plan? Another plan was it came June 3rd of June 1947. اس میں کیا رکھا گیا, اس میں یہاں پہ دو چیزیں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کو پروونسز کو رائٹس نہیں دیں گے, بٹ مسلم لیگ ڈیمانڈ کر رہی ہے, وی ہیو دا مسلمز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مسلم لیگ جو محمد علی جناح وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ ملک چاہیے, ہمیں الگ اسٹیٹ چاہیے. تو ماؤنٹ بیٹن نے اس کے لیے بہت زور کیا, کہا کہ نہیں یہ نہیں چلنے والا, اگر کوئی بھی مانے لیکن انڈیا اور پاکستان کو انڈیا کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہی پڑے گا, انڈیا اینڈ پاکستان. کیونکہ according to Muslim League, they thought that if India gets independence, but India gets independence, Muslims are in minority, they will still feel slavery, they will still feel some kind of غلامی پھر بھی محسوس کریں. اس لیے we want independent country, India should be divided into two, India and Pakistan. So this plan was known as the Mountbatten plan. تو بس when it came into the India, it was accepted by both. کیونکہ اس سے کوئی مطلب یہ اس کو جو ہے دونوں پارٹی نے, کانگریس اور مسلم لیگ نے دونوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس والے پہلے والے پلان کو دونوں نے ریجیکٹ کیا تھا, اس کو دونوں نے ایکسیپٹ کیا جس کو ہم کہتے ہیں ماؤنٹ بیٹن پلان. Now according to this plan, Mount Batten plan 9 June 3, 1947, now this India has to be divided into two parts. The partition has to take place. One was India and another was Pakistan. Okay. آپ کو سمجھ میں آیا؟ Yes sir. Okay. اب جس رول کے تحت اس کو ڈیوائڈ کیا گیا اس کا نام رکھا گیا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. سمجھ آئی؟ Yes sir. Okay. اب جب پارٹیشن ہو گیا, اب ہمارا حصہ الگ ہو گیا, نا انڈیا از سیپریٹ. اب جب یہاں سے پڑھیں گے ہم صرف انڈیا کا ہی پڑھیں گے. اوکے, تو اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے صرف انڈیا کا. اب ہم دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن کی پروسیس کیسے, اب ہمیں کانسٹیٹیوشن بنانی ہے. پہلے یہاں پہ تعاون کا رول چلتا تھا, پہلے یہاں پہ ہمیں فرمان آتے تھے کہاں سے, انگلینڈ سے. پہلے وہاں سے بہت ساری چیزیں آتی تھی, ایز دے وش, ایز دے سے, ایز دے میک, ایز دے وانٹ ٹو رول اس, دے وانٹ, دے ڈیڈ اٹ بائی دیم سیلوز. اب یہاں پہ اب ہم آزاد ہو گئے, ناؤ وی وانٹ انادر اور اون کانسٹیٹیوشن. دیکھو اب کیسے پروسیس کیسے کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائی گئی 1946 میں. پہلے ہی آزادی سے پہلے اس چیز کی پروسیس کی گئی تھی کہ ہم کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائیں. پہلے آزادی سے پہلے اس چیز کے لیے پروسیس کی گئی کہ ہم کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائیں. کانسٹیٹیوشن اسمبلی ہے کیا بیسیکلی, یہ سمجھنے والی بات. کانسٹیٹیوشن اسمبلی ایکچولی it was the elected body, it was the elected body of 17 provinces میں اپنی اپنی لیجسلیچر تھی. وہاں پہ اپنا ایک جو سسٹم تھا, وہاں پہ 17 provinces elected their representatives and they sent, then they collectively known as Constituent Assembly. کیا کہتے ہیں اس کو, Constituent Assembly. Now it is their duty to frame the Constitution of India. اب یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہم کس طرح سے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنائیں گے, رولز بنائیں گے, ریگولیشنز بنائیں گے. اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو پہلے ہی ایک سال پہلے ہی 1946 میں فریم کیا گیا تھا ٹو ڈرافٹ دا انڈین کانسٹیٹیوشن. کس لیے, ٹو ڈرافٹ دا انڈین کانسٹیٹیوشن. اوکے, اٹ واز ریکمنڈڈ بائی, لیکن اس کو کس نے ریکمنڈ کیا تھا, اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے ایک پلان بنا تھا, کیبنٹ مشن پلان, جو وہ بھی پہلے آزادی سے پہلے ہی بنا تھا. اس کیبنٹ مشن پلان میں یہ طے پایا گیا تھا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی بنائیں گے جو انڈینز کے لیے کانسٹیٹیوشن فریم کریں گے. کانسٹیٹیوشن کا یہ اب یہ کیبنٹ مشن پلان کا یہ ہم ہسٹری پورشن میں پڑھیں گے, یہاں پہ وہ ڈسکس نہیں کریں. Yes sir. It was consisted of اب اس میں کیا ہے, this constituent assembly consisted of elected representatives of all sections of society. جب اب اس میں جو ہے اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا کہ when we are making the constitution, when we are framing the constitution, when we are drafting the constitution, when we are making the rules for every section of the society, where every region of the country, everybody should feel free. ان کا سے ہونا چاہیے, ان کی ریسپیکٹ ہونی چاہیے. they must be taken to the confidence. ان کو پوچھ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سیکشن کہے کہ ہمارے مرضی کے بغیر نہیں بنائے گے, ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے. now
पहली चीज क्या करने की कोशिश की गई, सबको यूनाइट करने की कोशिश की। तमाम रिलीजन, तमाम कल्चर, तमाम कास्ट, तमाम क्रीड, तमाम लैंग्वेज जितने भी पॉसिबल थे सबको सामने लाया गया कि हम एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, फिर हम यूनाइटेड इंडिया में रहेंगे एक पीसफुल ब्रदरहुड की तरह। इसलिए यहाँ पे अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एवरीबडी मस्ट बी प्रेजेंट, एवरीबडी मस्ट बी प्रेजेंट। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की गई, उनमें से रिजर्वेशन रखी गई। अगर कोई मुसलमान इलेक्ट न हो पाया तो उसके लिए रिजर्वेशन रखी गई। अगर किसी कास्ट का कोई इलेक्ट नहीं हो पाया तो उसकी रिजर्वेशन रखी गई। तो रिजर्वेशन भी रखी गई ताकि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जो कि क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। ओके, यहाँ पे समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हम 7 कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जहाँ पे elected members from the 17 provinces from different backgrounds, they represent religion, culture, caste, etc. Now उन्होंने constituent assembly ने अब दूसरी एक छोटी बॉडी चुनी जिसका नाम रखा गया constitutional drafting committee। constitutional drafting committee जो है उसमें कौन कौन था? अब इनका काम है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्रेम करेगा। हर एक तो नहीं करेगा, सिर्फ उन्होंने 7 मेंबर थे जिसका नाम रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी। उसमें कौन कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी, बी एल मित्तर, डी पी खेतान। These were the basic constitutional drafting committee members। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना, ये उसको इन्होंने ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है। और उसका जो चेयरमैन था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एंड दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्होंने ड्राफ्ट की, इट टुक 2 years 11 months and 7 days, यानी कि 2 साल 11 मंथ और 7 दिनों में इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिखाई बराबर की। ओके, कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? 24 महीने 7 days। ओके, एंड इट टुक 11 सेशंस, 11 सेशंस में ये कंप्लीट हुआ। कितने सेशंस में? 11, यानी कि इतने देर में 11 सेशंस हुए। और उन सेशनों का टोटल टाइम कितना मिला? कितने दिनों का? सिर्फ 165 डेज। 165 डेज। अब देखो, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिखा गया इसकी रीडिंग की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। अब इसमें जो है इसमें 3 रीडिंग्स हुई। कितनी रीडिंग्स? 3 यानी कि 3 बार इसको दोहराया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कि हमने ये बनाया। आप कोई करेक्शन करना चाहते हो तो करो, ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो करो, आप बोलो क्या करना है। 3 readings and the third reading, last reading, it took place on November 1949. इसकी last reading, okay, and it was finalized जब इसको adopt किया गया, finalize जब किया गया 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को जो है इसको accept adopt किया गया, adopt, और उसी दिन 49 में जो है इसको साइन किया किसने? प्रेसिडेंट। यू मस्ट नो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस सर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट ही ऐसी कुर्सी है, प्रेसिडेंट ही ऐसा पोस्ट है जिसको हम इन द ऑफिस ऑफ अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको गिराना है, उसके खिलाफ कोई केस चलाना है, until unless the president is in the office you cannot go against him in any court of law in India। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमें इम्पीचमेंट थ्रू नीचे उतारना है, उसको एक आम सिटीजन बनाना है, तभी हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। प्रेसिडेंट इज द पर्सन वो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब कोई भी बिल बनता है, जब कोई भी जब उसको असेंट करता है, उसको साइन करता है, वो लॉ बन जाता है। इसको जो है जब इसकी फाइनल रीडिंग हुई, फाइनलाइज हुई, तो फिर इसको प्रेसिडेंट ने साइन किया, तो जब साइन किया इट बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज अडॉप्टेड। लेकिन इनफोर्स दिया, इसको एक्सेप्ट किया, अब कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज नहीं, अब ये बंद हो गया, अब इसको सिर्फ इंप्लीमेंट करना। क्या है? इंप्लीमेंट। चाहे क्विज और सू डे ऑफ लाइफ जब मत बैठे कुछ अब चेंज तो इस ब्लॉग नहीं होगा ताकि आप देखें। And it came into force 26 जनवरी 1950। यहाँ पे उसको इस दिन से वो इनफोर्स हो गया। अब देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, एक मिनट जब इसको अडॉप्ट किया गया, जब इसको उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी? देखो, ओरिजिनली इसमें जो प्रियम्बल था, प्रियम्बल आप देखो, दैट इज आल्सो नोन एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों उसका सोल है? उसको पढ़ना आप उसी में देखो सोल क्या होता है। जब आप कोई बुक देखते हो ना, तो बुक की टाइटल से पता चलता है कि उसके बुक के अंदर क्या है। ओके,
जब आप किसी आदमी से इंट्रोडक्शन लेते हो आप क्या काम करते हो नाम क्या होता है आपको पहले ही अंदाजा होता है कि आदमी क्या है. So it is the preamble. जब आप when you read the preamble of Indian Constitution, you can guess, you can know what is in the Constitution. There is important things mentioned in the preamble of Indian Constitution. So that is why it is known as the soul of Indian Constitution. तो इसमें जो था पहले originally when it was adopted preamble था इसमें 395 articles थे. कितने articles थे? 395. And 8 schedules, वो मैं separately discuss करूँगा. और उसमें 8 schedules थे, ये याद रखना. And 22 parts. और उसमें कितने पार्ट थे? 22 पार्ट्स. उसके थर्ड पार्ट में था फंडामेंटल राइट. चौथे पार्ट में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पार्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह. यस सर. तब नाउ आज के डेट में जब कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन जब अडॉप्ट की गई इनफोर्स आ गई तो आते आते जब ये आज के डेट में आ गई तो ये कितनी चेंज हो गई देखो. नाउ देयर आर 448 आर्टिकल्स. कितने? 448 आर्टिकल्स इसमें. And 104 amendments, 104 amendment इसमें किए गए. Okay. And 12 schedules. यानी कि 8 से 12 schedules. And there are 22 parts. 25 parts. And there are 25 parts. तो आज हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन है. तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको अब